नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ दिन भर देश में, देश दिन भर की उन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें जहां एक घर में तेंदुआ घुस आया। सोचिए कि अगर घर में तेंदुआ घुस आए तो घर के भीतर मौजूद लोगों की हालत क्या होगी। और ऐसा ही कुछ हुआ इस घर में मौजूद उस गृहिणी का भी, जिसने ये देखा कि उसके घर में तेंदुआ घुस आया। दरअसल उस बात का पता उसे तब चला जब वॉशिंग मशीन के पीछे ये छुप कर बैठा था और उसने उसकी पूंछ देखी। फिर वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई और काफी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को काबू में किया गया। लेकिन तब तक पूरे इलाके में जिस तरह की अफरा तफरी थी, उन दृश्यों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फिर इसे जाल में फंसाया गया और तब जाकर उस घर में मौजूद लोगों की जान में जान आई। और ये तस्वीर है चंडीगढ़ की, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया और अपनी छत की ऊपर से लोग इस तेंदुए को इस पूरे इलाके में भागता दौड़ता देखते रहे। हालांकि सबकी जान सासत में थी कि कहीं ये उन पर हमला भी ना कर दे। ऐसे में एक घर में वॉशिंग मशीन के पीछे ये जाकर छिप गया। लेकिन तब तक इस पूरे इलाके में जो आलम था, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेंदुए का खौफ इन लोगों के बीच उस वक्त किस कदर रहा होगा। आखिरकार वन विभाग के कर्मचारियों ने इन्हें कुछ इस तरह की कार्रवाई के बाद काबू में किया। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर सियासत गरमाई रही। खास तौर पर केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे आसिम को जब बर्खास्त किया गया तो उसके बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पलटवार किया खुद केजरीवाल सरकार पर ही। मीडिया के सामने वो आए कुछ सबूत लेकर भी। उन्होंने साफ किया कि किसी भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, पद से नहीं हटाया गया, बल्कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इतना ही नहीं, अपनी सफाई में वो साथ में उस बिल्डर को लेकर भी आए जिनसे रिश्वत लेने का आरोप पूर्व मंत्री आसिम अहमद पर लगा था। उन्होंने कहा है कि दरअसल पार्टी में जो लड़ाई चल रही है उसका उन्हें शिकार बनाया गया है। उन्होंने सवाल यह भी उठाया कि आखिर मेरा नाम जाहिर किया गया उस बिचौलिए का क्यों नहीं जिसके साथ मेरी बातचीत जमाने के सामने रखी गई थी। उन्होंने आखिर पार्टी से उस सीडी की भी मांग की है, लेकिन उन्हें वो सीडी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि वो शख्स जो उनके साथ बातचीत कर रहा था, बिचौलिए के तौर पर जिसे दिखाया गया, वो दरअसल दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन का निदेशक शकील मलिक है। शकील दिल्ली में माइनॉरिटी विंग में उपाध्यक्ष के तौर पर भी यूपी में सह प्रभारी है। उन्होंने दावा किया कि 1-2 दिन में वो कुछ और बड़े खुलासे करेंगे और तमाम सबूतों के साथ वो एक बार फिर जनता के सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले दरियागंज में आसिम के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की है। जब एक तरफ भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक दूसरा नाम सामने आता है जिनके बारे में बल्ली मारन के ही अभी कुछ व्यक्तियों ने मुझे कुछ ये कोर्ट की डिटेल्स लाके दी हैं। ये कंप्लेंट्स जो दिल्ली पुलिस लोकायुक्त को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, एलजी को, पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन लोकायुक्त अगस्त के महीने में 2014 अगस्त में और भी मुख्तलिफ काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। जो आपको दूसरा नाम सुनना में आया है इमरान, उनके बारे में ये इतने मुकदमे पहले ही ये सब कागजात इनके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा क्या था कि एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर बताए हटा के और दूसरे को कर दिया गया। केजरीवाल ने इन्हें मंत्री पद से हटा दिया तो इन्होंने भी अपनी ओर से एक बड़ा खुलासा किया कि दरअसल इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। ऐसे में सफाई आम आदमी पार्टी की ओर से भी दी गई। दिलीप पांडे सामने आए, उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा। हमने सीबीआई को सारे प्रमाण, सारे तथ्य दे दिए हैं, अब सीबीआई के सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर ही अगर ऐसा घमासान मचा हो तो सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। लेकिन विपक्षियों को जरूर मौका मिला कि वो उन पर हमलावर हो जाएं। तो मैंने सुना है उससे ये
साफ झलकता है कि एक साजिश रची गई मुख्यमंत्री के दफ्तर में। इसका मतलब है मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने किसी पदाधिकारी को लगाया जो ये खरीद फरोख्त की बात कर रहा हो। तो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर भी यह घमासान है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी ही पार्टी के विधायकों की एक बैठक रविवार को बुलाई है। लेकिन खास बात यह है कि विधायकों को इस बैठक में सपरिवार बुलाया गया है और उम्मीद यह की जा रही है कि मुख्यमंत्री महोदय इसमें अपने विधायकों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकते हैं। रविवार की शाम विधायकों के साथ होने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये बैठक अपने आप में खास है। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में अपने सभी 67 विधायकों को अपनी पत्नियों, बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बुलाया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विधायकों के साथ साथ उनके परिवारों को भी ईमानदारी की घुट्टी पिलाएंगे। साथ ही विधायकों को आगाह किया जाएगा कि भविष्य में असीम अहमद खान जैसी घटना को न दोहराया जाए। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हिम्मत करी है अपने मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। एक नजीर जो है वो स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया है। अगर बाकियों के अंदर दम है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की सख्ती बरकर दिखाएं, वरना उल बेसिस पर के आरोप लगाना बंद करें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बैठक को केजरीवाल की हताशा बता रहे हैं। केजरीवाल जी सबके परिवार के लोगों को बुलाएं, बात करें, ये सब चीजें किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? इन्होंने ये सारी की सारी चीजें उस वक्त क्यों नहीं करी जब आरोप लग रहा था कि पैसे देकर के टिकटें बांटी जा रही हैं? दरअसल खाद्य आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने इलाके में बन रही एक बिल्डिंग का काम जानबूझकर रुकवाया और फिर काम शुरू करवाने के लिए बिल्डर से 6 लाख रुपए मांग रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिल्ली में हो रही है, लेकिन उधर बिहार में पाटलिपुत्र का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। 12 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और आज शाम लाउडस्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार थम गया। लेकिन आज भी वार पलटवार जुबानी तरीके से खूब हुए। और ये जो नरभक्षी है अमित शाह, ये कौन सा हरिभजन में गया था जी, बताओ? वो कहते हैं गाय के मांस और बकरी के मांस में कोई अंतर नहीं। आप मानते हैं बात? गौ माता का मांस और बकरे के मांस में कोई अंतर नहीं है, मानते हैं? तो उसको ब्रह्मपिचास को काला कबूतर काट के और दारू चढ़ाया जाएगा, तब वो भागेगा, यहाँ से भाग जाएगा। कितना शर्मनाक बात है, कैसे इस प्रकार का साहस से लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। राहुल, नीतीश और लालू तीनों को लगता है मुझको कि उनके सर्वनाश का दिन सुनिश्चित हो गया है। लालू जी जादू टोना टुटका पुटका में यकीन रख रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। हताश और निराश लोग अब क्या क्या करेंगे? कितना काला कबूतर और तिल जौ करके थक गए, तब भी चारा घोटाले से मुक्ति नहीं मिली, सजा हो ही गई। गोरक्षा का और गोमांस प्रतिबंध करने का कोई भी विधेयक आता है, हम उसका समर्थन करेंगे। बिहार की जनता ने इस चुनाव से पहले नहीं सोचा होगा कि ऐसे ऐसे मुद्दे भी यहां मुद्दे बन जाएंगे। लेकिन बीफ पर लालू यादव ने जो बयान दिया, बुरे फंसे, मामला भी उन पर दर्ज हुआ। पार्टी के नेताओं ने सबक नहीं सीखा। रघुवंश प्रसाद ने एक कदम आगे बढ़कर बयान दे दिया कि गोमांस तो ऋषि मुनि भी खाते थे। आखिरकार इन पर भी दरभंगा में मामला दर्ज किया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने बीफ मुद्दे पर विवादास्पद बयान देकर एक बार फिर बिहार की राजनीति में तल्खी बढ़ा दी है। रघुवंश का कहना है कि पहले ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने वेद पुराणों का हवाला भी दिया। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। रघुवंश के इस बयान के बाद तो विरोधियों को पलटवार करने का मौका दे दिया। अब रघुवंश सिंह केवल यही नहीं कहा, ऋषि मुनियों को भी समेट लिया। ये बर्दाश्त से बाहर है, इसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साधु महात्माओं के ऊपर झूठा आरोप लगाने से रघुवंश प्रसाद ये समझें कुछ राजनीतिक लाभ हो जाए,
अब बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई है और बिहार की जनता ने इनको उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले लिया है। रघुवंश प्रसाद के गोमांस को लेकर दिए गए विवादित बयान से संत समाज भी बेहद नाराज है। संतों ने तो रघुवंश प्रसाद को दोबारा से वेद पढ़ने की सलाह दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के हिंदुओं के बीफ खाने के बयान पर विरोधी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। राधे माँ की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। अब उनके सेक्रेटरी पर मामला दर्ज किया गया है। ठाणे में गलत पता बताने का भी आरोप लगा है। राधे माँ एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उनके कथित सचिव संजीव गुप्ता की वजह से उन पर उंगली उठी है। इस बार लग्जरी कार जगुआर की वजह से उन पर उंगली उठी है। राधे माँ जिस जगुआर की सवारी करती हैं, वो उनके भक्त और कथित सचिव संजीव गुप्ता की बताई जा रही है। ठाणे पुलिस का दावा है कि संजीव गुप्ता ने 2012 में आयातित जगुआर खरीदी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए गलत पता लिखाया, ठाणे के भिवंडी स्थित कोन गांव का पता दिया। ऐसा रजिस्ट्रेशन के वक्त टैक्स बचाने के लिए किया गया। आमतौर पर महंगी कार खरीदने वाले टैक्स के बोझ से छुटकारा पाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत की सीमा में कराते हैं। ठाणे पुलिस का दावा है कि टैक्स बचाने के इरादे से फर्जी पता बताना धोखाधड़ी है। इसीलिए संजीव गुप्ता यानी राधे माँ के सबसे करीब शख्स और कथित सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ठाणे आरटीओ में कार को एक वीआईपी नंबर से रजिस्टर कराया गया है। मुंबई के ही चेंबूर में एक महिला को अगवा करने की कोशिश की गई। उसके हाथ और मुंह पर पट्टी बांधी गई, लेकिन चलते ऑटो से उसने छलांग लगा दी और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इस महिला के हाथ पांव बांधे गए और मुंह पर कपड़ा बंधा है, और इस महिला की हालत किसने की। बीती रात चेंबूर की सड़क पर यह महिला इसी हालत में पड़ी थी। लोगों ने जब महिला के हाथ पांव खोले तो पूरी घटना का पता चला। महिला का कहना है कि वो अपने घर जा रही थी, तभी 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने महिला के हाथ पांव और मुंह बांध दिए और उसे ऑटो रिक्शा में बिठाकर अगवा कर ले जाने लगे, लेकिन वो ऑटो रिक्शा से कूद गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर महानगरी मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी का पिछले दिनों मेडिकल चेकअप करवाया गया था, लेकिन उसमें वो जानकारी नहीं निकली जो कि यूरिन टेस्ट में पता चला कि उसने कोकीन लिया था। आखिर सवाल ये कि जेल में उसे कोकीन पहुंचाया किसने? क्या इंद्राणी मुखर्जी ने ली थी कोकेन? क्या जेल में इंद्राणी को ड्रग सप्लाई की जा रही थी? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद जिसमें कहा गया है कि इंद्राणी के यूरिन सैंपल की जांच में कोकेन की मात्रा पाई गई है। सवाल ये है कि अगर इंद्राणी ने कोकेन का सेवन किया था तो आखिर जेल में कैसे पहुंची ड्रग्स? क्या जेल में ही कोई इंद्राणी को दवाइयों के साथ ड्रग्स सप्लाई कर रहा था? इस खुलासे के बाद जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। भायखला जेल में बंद इंद्राणी 2 अक्टूबर को अचानक जेल में बेहोश हो गई थी। इलाज के दौरान जो पहली मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि इंद्राणी ने दवाइयों का ओवरडोज लिया था। बाद में आई रिपोर्ट में कहा गया कि इंद्राणी के खून यूरिन सैंपल में दवाइयां मिली ही नहीं। इंद्राणी के यूरिन सैंपल्स की फाइनल रिपोर्ट में कोकेन की नेगेटिव आने के बाद जेजे अस्पताल ने प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बहरहाल पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम भी मेडिकल अधिकारियों और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ करने वाली है। उधर दादरी कांड के बाद अब मरहम पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने शांति मार्च निकालने की कोशिश की, जबकि उसे पता है कि यहां फिलहाल ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते। आखिरकार पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। दादरी के जख्मों पर सियासी मरहम लगाने की कांग्रेस की कोशिश नाकाम रह गई। शांति मार्च निकालने के लिए दादरी के बिसाहड़ा गांव पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने दिल्ली गौतम बुद्ध नगर सीमा पर रोक दिया। रोके जाने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली नोएडा सीमा के नजदीक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते मयूर विहार से लेकर नोएडा सीमा तक लंबा जाम लग गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रोड पर जाम लगाने से अक्षरधाम मंदिर तक लोग जाम में फंसे रहे। यही नहीं, इस जाम का असर निजामुद्दीन ब्रिज तक दिखाई दिया। हम लोग जाना चाहते थे मुख्यालय पे और वहाँ धरना दें। 4 दिन 5 दिन पहले हम लोगों ने नोटिस दी थी। प्रशासन ने कल हमसे कहा वहाँ नहीं जा सकते, तो अब हमारे कार्यकर्ताओं को तो कहीं तो इकट्ठा होना था। अब जब हमको प्रवेश नहीं करने देंगे तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नोएडा के गेट पर आ गए। दरअसल ये लोग प्रशासन की इजाजत के बिना बिसाहड़ा गांव में शांति मार्च निकालने जा रहे थे। अभी तक इलाके में धारा 144 लगी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे बिहार पर शाह अमित शाह से खास मुलाकात। एक छोटे से ब्रेक के बाद।